हेलो एवरीवन। पिछले बार हम लोगों ने एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट में क्या अंतर होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपाउंड्स के कैसे निकालते हैं, पॉलीएटॉमिक एटम अगर किसी एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड बनाते हैं तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालते हैं, उसको हमने देखा था। अभी देखेंगे छोटा सा टर्म है ग्राम एटॉमिक वेट और ग्राम एटम। इसको क्या कहते हैं? ग्राम एटॉमिक वेट का मतलब क्या होता है? द रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट। दरअसल और यहाँ पर इसलिए लिखा गया है क्योंकि रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट दोनों एक ही चीज है। ओके, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास, यहाँ केवल एटॉमिक मास नहीं लिखा हुआ है, रिलेटिव एटॉमिक मास लिखा हुआ है। एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक वेट और ग्राम एटम। इसका कहने का क्या मतलब है? बहुत ही सिंपल है। जैसे कि एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन को 16 एमयू लिखते हैं। एमयू क्या होता है, इसका डिफिनेशन पिछले क्लास में देखा था हम लोगों ने। तो अगर ऑक्सीजन का हम लोग एटॉमिक वेट 16 एमयू लिखते हैं तो इसका ग्राम एटॉमिक मास में से कैसे एक्सप्रेस करेंगे? 16 ग्राम करेंगे। एमयू ही क्या हो गया, केवल ग्राम में कन्वर्ट हो गया। तो पहले जब तुम एटॉमिक वेट कितना लिखते थे ऑक्सीजन का, 16 एमयू, अब इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना लिखोगे? 16 ग्राम लिखोगे। ठीक है, बस इसका यही मतलब है। अरे बस समझ में। अब ये चेंज कैसे हुआ, क्या प्रोसेस था, इसका कुछ खास विवरण कहीं दिया नहीं गया है, बुक में भी नहीं है और कहीं भी नहीं है। तो बस उसी को एक्सप्रेस करने के लिए ग्राम एटॉमिक मास। तो इस आगे हम लोग देखेंगे कि आ रहा समझ में। अब देखो ना, और मैग्नीशियम का 14 एमयू है, यही इसका ना है। मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट 14 एमयू, सॉरी 14 बोल रहा हूँ, 24 एमयू मैग्नीशियम का mg, जिसको कि mg से डिवाइड करते हैं। तो इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा? 24 ग्राम। एल्युमिनियम का 27 एमयू है, इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा? एल्युमिनियम को L से रिप्रेजेंट करते हैं तो 27 ग्राम हो जाएगा। I mean, इसमें कुछ समझना थोड़ी है। लेकिन हाँ, यहाँ पर ध्यान देना, एटॉमिक वेट लिखा हुआ है। ठीक है, ये नहीं कि एटॉमिक मास वाला लेके चल दे रहे हैं। ठीक है, द रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक वेट और ग्राम एटम। ठीक है। मोलिकुलर वेट, molecular weight is calculated by adding the atomic weight of all the constituent atoms। किसी भी मॉलिक्यूल में जो जो एटम्स हैं उनके एटॉमिक वेट को तुम अगर ऐड कर दो तो उस पूरे मॉलिक्यूल का वेट निकल जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझसे कोई पूछे कि NaHCO3 का मॉलिक्यूलर वेट निकालो, NaHCO3, इसको क्या पढ़ते हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, शायद सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ते हैं क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट से पढ़ते हैं NaHCO3। तो इसका अगर मुझे कोई पूछे कि मोलिकुलर वेट निकालना, तो क्या करूंगा मैं? सिंपली कि Na का यानी सोडियम का एटॉमिक वेट कितना? 23 एमयू प्लस हाइड्रोजन का 1 एमयू। यहाँ पर एक कैल्शियम नहीं है, ठीक है, ये कार्बन है। ठीक है, कार्बन का 12 एमयू और ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक वेट होता है? 16 एमयू। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 3 ऑक्सीजन है ना, तो इस सबको ऐड करोगे तो 84 एमयू। तो इसका मतलब मोलिकुलर वेट ऑफ NaHCO3 कितना हो गया? 84 एमयू। वाटर का देखो H2O, देखो तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो 2 × 1 एमयू प्लस देना, ये नहीं कि यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ पर देते चले गए और 23 × 1 × 12 × 48, तब तो बहुत बड़ा सा नंबर आ जाएगा कोई। यहाँ पर प्लस है, ठीक है, तो यहाँ पर, और ये 16 एमयू, तो यहाँ पर कितना हो गया इसका? 18 एमयू। तो एटॉमिक वेट ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ वाटर कितना हो जाता है? 18 एमयू। अब इसी को अगर ग्राम एटॉमिक वेट में रिप्रेजेंट करना है तो 18 ग्राम कर देंगे। ठीक है, ठीक है, आ रहा समझ में। वैसे अभी अब नीचे ये भी लिखा हुआ है कि द मोलिकुलर वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज इक्वल ग्राम मोलिकुलर वेट। तो अगर मैं 18 एमयू को 18 ग्राम लिखूं तो ये क्या हो जाएगा? ग्राम मोलिकुलर वेट में वाटर का वेट निकल गया। ठीक है, उसी तरह से जिस तरह से हमने ग्राम एटॉमिक मास हमने कहा था कि कैसे एमयू को ग्राम में हम लोग कर देते थे। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन का 32 एमयू होता है एटॉमिक वेट, लेकिन इसी को अगर ये जो मॉलिक्यूल है, क्यों मॉलिक्यूल है? क्योंकि 2 ऑक्सीजन है ना, केवल ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा एलिमेंट्स रहते हैं, चाहे वो आपस में हो या किसी और से जुड़े हुए हों, कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो ये 32 हो गया, तो इसी को अगर मैं ग्राम मोलिकुलर वेट में कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। वाटर हो गया 18 एमयू, इसी को ग्राम मोलिकुलर वेट में कितना लिखेंगे? 18 ग्राम।
पता नहीं इसका क्या सेंस बनता है। मुझे लगता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी होती होगी, इसलिए शायद इस तरह से टर्म लेकर आए, क्योंकि एएमयू में बार बार डील करना। और एक एएमयू बराबर कितना होता है, नोट कर लो इसको, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक है, पिछला बार शायद नहीं बताया था। एक एएमयू में कितना होता है, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। देख लो कितना कम है, ये बहुत ही ज़्यादा कम है। मतलब अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, वेटिंग मशीन है, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, वही इसको नाप पाएगा। ठीक है, -24 मतलब समझ लो कहाँ बहुत ही कम है, न के बराबर है। तो एक एमयू का कितना, एक एमयू में कितना ग्राम होता है, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। और ये कहाँ से आता है, मतलब ये कहाँ से आता है, कोई भी बता सकता है ये कहाँ से आता है एक एमयू? मुझे लगता है 1/Na करते हैं, यानी एक मोल में, मोल तो नहीं ना पड़े हो अभी, 1/6.022 इंटू 10⁻23 ये करोगे तो ये आ जाता है। अब ऐसा क्यों है तो समझेंगे इसको, क्योंकि मोल तो अभी पढ़ा ही नहीं है तुम लोगों ने। तो ये क्यों में इतना ग्राम ही क्यों होता है, इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि 1/मोल करते हैं, क्योंकि एक मोल ऑफ सब्सटेंस में इतना एटम्स रिप्रेजेंट होते हैं, इतना मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.022, जिसे एवोगैड्रो कांस्टेंट भी कहते हैं। तो शायद इसी को सॉल्व करने पर ये आता है। वैसे भी एक एमयू को हम लोग क्या कहते थे कि मास ऑफ 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। तो वही चीज है, अरे बस समझ में। तो इसी को बस मोलिकुलर वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इक्वल ग्राम मोलिकुलर वेट, ये दो टर्म थे। बाकी मोलिकुलर वेट, हाँ मोलिकुलर वेट तुम निकालो बैठ के, क्या कर रहे हो बैठ के, और निकालो। जैसे ये COH का होल 2, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका मोलिकुलर वेट निकालो। कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। NaCl का निकालो, ठीक है। और CaCA3 का निकालो, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलिकुलर वेट निकालो, ठीक है। अब Na2CO3 का निकालो, जिसे वाशिंग सोडा भी कहते हैं, उसका कॉमन नाम है। ये क्या, सोडियम कार्बोनेट इसे ऐसे कहते हैं, इसका निकालो। और Al2O3 का निकालो, अल्युमिनियम ऑक्साइड का निकालो मोलिकुलर मास, मोलिकुलर वेट निकालो, ठीक है। और क्या है, CO2 का निकालो, भाई निकालते रहो, CO का निकालो, ये सब बैठ के निकालते रहो। अरे बात समझ में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेमिंग ऑफ बाइनरी कंपाउंड्स। बाइनरी का मतलब क्या होता है, द कंपाउंड्स दैट आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जो 2 एलिमेंट्स के मिल के बने होते हैं उसे बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। तुमने सुना होगा ना कि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी भाषा में काम करती है, मतलब बाइनरी लैंग्वेज है, क्योंकि कंप्यूटर 0 और 1 के अथी में काम करती है, ठीक है। हमेशा उसे 2, 3, 4 ये सब कुछ नहीं पता, वो 0 और 1 के लैंग्वेज में काम करते हैं। तो 0, 1, 2 हो गए ये चीज। तो 2 तरह का सब्सटेंस यूज हो रहा है, 2 तरह के एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को जानती है। तो द कंपाउंड दैट आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड्स। ओके, in the naming of binary compound, the electropositive atom generally metal is specified first by giving its ordinary English name। मतलब जब भी तुम्हें बाइनरी कंपाउंड का नाम लिखना हो तो सबसे पहले जो मेटल है उसको पहले लिखते हैं, ठीक है। अब ऐसा कोई मतलब नियम बना दिया गया है, अब उसे क्या ही अब उसे बहस करें जिसने बनाया कि क्यों किया, पता नहीं उस दिन उसका मन होगा। इन द नेमिंग ऑफ बाइनरी कंपाउंड हो सकता है, इन द नेमिंग ऑफ बाइनरी कंपाउंड द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जनरली मेटल, क्योंकि अधिकतर मेटल जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी होते हैं, क्योंकि अधिक जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की क्षमता रखते हैं। इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, और नॉन मेटल्स उन्हें उस लूज की इलेक्ट्रॉन को लेकर बॉन्ड बना लेते हैं, जो भी हो। ये स्पेसिफाइड बाय गिविंग इट्स ऑर्डिनरी इंग्लिश नेम। द नेम ऑफ द सेकंड एलिमेंट, क्योंकि 2 एलिमेंट पाए जाते हैं ना बाइनरी कंपाउंड में, तो पहला अगर मेटल है तो उसको पहले लिख लेते हैं, और उसके बाद कौन बचा, नॉन मेटल जनरली बचता है, और जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो द नेम ऑफ द सेकंड एलिमेंट विच इज जनरली अ नॉन मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द सफिक्स IDE। सफिक्स क्या कहते हैं, वर्ड के पहले जो लेटर्स वर्ड के बाद जो लेटर्स होते हैं उसको सफिक्स कहते हैं, और प्रीफिक्स किसे कहते हैं, वर्ड के पहले जो लेटर्स रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा नाम रोशन है तो रोशन में AN जो है वो क्या हो गया, सफिक्स हो गया, और ROSH भी मान लो, हाँ ना, ये प्रीफिक्स हो गया। मतलब समझ में आ रहा है, अरे ग्रामर मन में मत घुसो भाई, बस ऐसा कुछ समझ लो रफ, ठीक है। हम लोग अभी ग्रामर नहीं केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो इस नेम, अब तो बहुत हो गया, अब देखते हैं एग्जाम्पल क्या है, इसका मतलब क्या है, मतलब ठीक है, मतलब तो नहीं समझ में आया तो मतलब समझा रहा हूँ अब।
फॉर एग्जाम्पल MgCl2 लिखना है, MgCl2 का नाम लिखना है, तो इसमें मेटल कौन है, मैग्नीशियम है, और नॉन मेटल Cl2, तो पहले मेटल को लिख लो ना ये लेफ्ट साइड में, ठीक है, जो भी हो इलेक्ट्रो गिविंग ऑर्डिनरी नेम, ठीक है, पहले मैग्नीशियम को लिख लो, उसके बाद क्लोरीन Cl2 है, लेकिन ये नॉन मेटल है, तो हमने क्या कहा था कि वहां पर Id सफिक्स लगा देना, Id क्या करना, सफिक्स लगा देना, ठीक है, Id क्या करना, सफिक्स लगा देना, Id सफिक्स लगा देना। तो यहाँ पर तुम चाहते, अगर तुम कह सकते थे कि MgCl2 को मैं मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं लिखूंगा, मैं मैग्नीशियम क्लोरीन क्यों नहीं लिख सकता हूँ, इसी कारण से, बस एक छोटा सा कारण है कि भैया उन लोगों ने नियम बना दिया है बैठ के कि आपको Id लिखना है, ठीक है। तो MgCl2 को मैग्नीशियम क्लोरीन न लिख के मैग्नीशियम क्लोराइड लिखते हैं, CaCl2 को कैल्शियम क्लोरीन न लिखे कैल्शियम क्लोराइड लिखते हैं, BaO को बैरियम क्लोर, अरे BO ये क्या है, बेरियम, एक मिनट, BaCl2 होना चाहिए, यहाँ पर BaO में गलती से लिख दिया, ठीक है, ठीक है, BaCl2 ये हो गया बैरियम क्लोराइड, बैरियम क्लोरीन है। H2S क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, देख रहे हो Id लग रहा है यहाँ पर। सबसे पहले मेटल को लिखो, मेटल का नाम लिखो, उसके बाद जो नॉन मेटल है उसके नाम के अंतिम में Id जोड़ दो, क्लोरीन के जगह क्लोराइड हो गया, देख रहे हो, आ रहे समझ में ये चीज, ठीक है, आ रहा समझ में। तो जो हमने उस समय क्या किया था, NaCl लिखा था, NaCl, यही कारण है कि NaCl को सोडियम क्लोरीन न लेके सोडियम क्लोराइड लिखते हैं। क्या तुम्हारे मन में क्वेश्चन नहीं आया कि NaCl को सोडियम क्लोरीन न लिख के सोडियम क्लोराइड क्यों लिखते हैं, इसी कारण से, इसी नियम के कारण से। ये कौन बनाता है, यूपेक वाले बनाते हैं बैठ के, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, यही सब उन लोग का काम है। शायद कुछ और कारण भी रहता होगा, तुम्हें पता है तो तुम बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। इन केस ऑफ मेटल्स शोइंग वेरिएबल वैलेंसी, अब मैंने बताया था कि मेटल्स भी वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, बहुत शायद सेकंड क्लास में इसके बारे में बात हुआ था, हाँ सेकंड में। तो इन केस ऑफ मेटल्स शोइंग वेरिएबल वैलेंसी इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई विच ऑफ द पॉजिटिव आंसर प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल FeO में हमने इसको मोलिकुलर फार्मूला में भी देखा था कि FeO में जो ये Fe है इस पर +2 का चार्ज होता है, O पर -2 का, तो ये कौन सा वाला है, फेरस वाला है, ठीक है, ये फेरस वाला आयरन है, मैंने कहा था ना। और OUS क्यों लगता है, तो मेटल में जो जिसका चार्ज कम होता है, जिस पर ठीक है, जिस पर जो चार्ज कम होता है उसमें OUS लग जाता है, क्योंकि Fe3+ में भी एग्जिस्ट करता है, आयरन जो है वो Fe+3 में भी एग्जिस्ट करता है, तो इस पर चार्ज ज्यादा है तो इसको फेरिक लिख देते हैं। देखो यहाँ पर दिया IC लग रहा है, क्यों, क्योंकि Fe2O3 में आयरन किस स्टेट में, Fe+3 में है, तो इस पर ज्यादा चार्ज है, तो ऐसे पर IC लग जाता है, ठीक है, अंत में सफिक्स में IC लग जाता है, तो इसीलिए इसको फेरस ऑक्साइड पढ़ते हैं। ये नहीं कि आयरन ऑक्साइड, वो तो बहाना के आयरन ऑक्साइड मार के चल देते हो, लेकिन आयरन भी जब लिखोगे ना तो रोमन में 2 लिखना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि भैया वैलेंसी कितना है इसमें, या जिस पर चार्ज कितना है, और इसको दोनों सही है इसके लिए। FeO को लिखने के लिए तुम फेरस ऑक्साइड भी कह सकते हो या आयरन 2 ऑक्साइड, दोनों सही है, इसलिए और लिखा हुआ है, एंड नहीं लिखा हुआ है, एंड मतलब कि ये और ये, ठीक है। तो Fe2O3 को क्या पढ़ते हैं, फेरिक ऑक्साइड पढ़ते हैं, या इसी को आयरन 3 ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पर आयरन +3 में मैंने बोला ना CuCl, सिंस यहाँ पर कॉपर Cu+1 में है तो इसको क्यूपरस क्लोराइड पढ़ते हैं, या कॉपर 2 क्लोराइड पढ़ते हैं, CuCl2 इसको क्यूपरिक क्लोराइड पढ़ते हैं। अरे बात समझे, क्योंकि कॉपर यहाँ कितना किस में है, कॉपर यहाँ +2 में है, एक मिनट कुछ गलत हुआ है क्या, CuCl2 यहाँ पर क्या करना, यहाँ का केवल 1 लिखना, क्यों, क्योंकि कॉपर यहाँ Cu+ में है, ठीक है, Cu2 में नहीं है, और यहाँ पर कॉपर 2, यहाँ केवल 2 है, ठीक है, 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉपर है ये Cu+ में एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर जो कॉपर है Cu2+ में दिख नहीं रहा है। अगर Cu+2 होगा तभी ना Cl पर एक -1 का चार्ज होता है, और 2 Cl है तो -2, तो -2+2 कंपाउंड न्यूट्रल हो गया, 0 आ गया, यानी इस पूरे कंपाउंड पर देखो तो चार्ज भी तो नहीं है, तो इसलिए न्यूट्रल आना चाहिए ना, तो इसीलिए यहाँ पर इसको क्यूपरिक क्लोराइड पढ़ते हैं, यहाँ पर क्यूपरस क्लोराइड पढ़ते हैं। आए बात समझ में, तो अब से ध्यान रखना कि जब सेम ही है और डिफरेंट आ रही बात समझ में, यहाँ पर Cu+ में क्यों, क्योंकि Cl पर -1 चार्ज है, और Cu पर +1 होगा तभी तो कंपाउंड न्यूट्रल होगा, +1 -1 0, इसलिए इसको क्यूपरस क्लोराइड पढ़ते हैं, ठीक है। ओयूस इसका बताया था मैंने कि कम वैलेंस चार्ज होता है तो उसको ओयूस लगा देते हैं मेटल्स में जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं।
आगे फॉर बाइनरी कोवैलेंट कंपाउंड, क्योंकि ये जो अभी हम लोग पढ़ते हैं सब आयनिक कंपाउंड है अधिकतर। NaCl क्या हो गया, ये सब ठीक क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, ट्रांसफर करके और बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं करके बल्कि शेयर कर लेते हैं उसे, इसी को कोवैलेंट कंपाउंड। आगे पढ़ना है क्लास 9 में पियर्सन ITG फाउंडेशन में। फॉर बाइनरी कोवैलेंट कंपाउंड जनरली फॉर्म्ड बाय 2 नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। कोवैलेंट कंपाउंड अधिकतर नॉन मेटालिक एलिमेंट्स के बीच में फॉर्म होता है, ठीक है। और मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में अधिकतर आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है। मैं अधिकतर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक्सेप्शन हर जगह है, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन बहुत जगह है, ठीक है। इसलिए जब भी लिखो ना केमिस्ट्री में कोई चीज तो जनरली जरूर लिखना, इससे तुम बच जाओगे किसी तरह की गलती से ठीक है। तो कोवैलेंट कंपाउंड दो तरह की बाय फॉर्म बाय 2 नॉन मेटालिक एलिमेंट्स इज रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ ए मीनिंगफुल प्रीफिक्स। ये क्या कहा, इसका मतलब ये है कि जब कोवैलेंट कंपाउंड कोई दिखे जो कि अधिकतर नॉन मेटल्स के बीच में बनता है, तो जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसमें कितना एटम है इसको स्पेसिफाई करना विद द हेल्प ऑफ ए मीनिंगफुल प्रीफिक्स। फॉर एग्जांपल, अगर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसमें हमने पहले में क्या बात किया, बाइनरी कंपाउंड्स है। बाइनरी कंपाउंड्स में क्या दो एलिमेंट मिलके जब कंपाउंड बनता है बाइनरी कंपाउंड। अब बाइनरी कंपाउंड आयनिक कंपाउंड हो सकता है, कोवैलेंट कंपाउंड्स हो सकते हैं। आयनिक कंपाउंड का हमने देख लिया कि पहले मेटल्स का नाम लिखो और जो अब नॉन मेटल जो आ रहा है उसमें IDE क्या करो, सफिक्स लगा दो, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये देख लिया। लेकिन अब कोवैलेंट हो तो कोवैलेंट में क्या करेंगे, तो कोवैलेंट में क्या करेंगे कि जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उन दोनों में से, क्योंकि दो ही होंगे ना तभी तो बाइनरी होंगे बाइनरी कंपाउंड, तो उसमें से जैसे कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको देखेंगे कि कितना है। अगर 1 होगा तो उसके लिए मोनो लिखेंगे, 2 होगा तो डाई लिखेंगे, 3 होगा ट्राई लिखेंगे, 4 होगा तो टेट्रा होगा, 5 होगा तो फेंटा, 6 होगा तो हेक्सा, 7 है तो हेप्टा, 8 है तो ऑक्टा, 9 है तो नोना है, ओके 10 है तो डेका। अब यही क्यों ये क्यों, मतलब कहाँ से सब आता है, I mean, बस दे दिया गया है केमिस्ट्री में, इसीलिए कभी कभी मुझे बोरिंग लगने लगता है यार। इसमें कोई रूल बना दिया, रूल को फॉलो करो, तुम इससे आगे क्या सोचूं मैं, कहाँ से इसे लिया गया है, ट्राई टेट्रा पेंटा, तुम्हें पता है तो बताओ कमेंट सेक्शन में भाई ये कहाँ से लिया गया, ये नेम क्या है, ये यूपेक वालों ने दिया है, अब कहाँ से दिया है, कौन सा लैंग्वेज से दिया है। इसमें उतना का आज़ादी नहीं होता है केमिस्ट्री में, बस होता है तो होता है। प्लस में इसमें ऐसी चीज़ें पढ़नी पड़ती है जो आंखों से दिख नहीं रही है अच्छे से। ऑक्सीजन को कहाँ देख पा रहे हैं आंखों से, वो तो हवा में है या फिर मतलब जहाँ पर भी है, अब थोड़ी देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन कैसे कैसे O2 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। उसके लिए तो मतलब इसीलिए मैं थ्योरी नहीं पढ़ा रहा था, मैं केवल क्वेश्चन कराना चाहता था भाई। अब केवल क्वेश्चन कराऊंगा भाई, अब बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा लेक्चर हो जाता है कि, और मैं कोई चीज़ बोरिंग से नहीं कराना चाहता, कि ऐसा नहीं कि कोई बोरिंग से हो, मज़ा नहीं आता है फिर। ये सब तुम खुद भी घर पर पढ़ सकते थे। द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज स्पेसिफाइड फर्स्ट फॉलोड बाय द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। पहले उसका नाम लिखते हैं जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, जब कोवैलेंट कंपाउंड हो। द प्रीफिक्स इज जनरली एडेड टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू स्पेसिफाई इट्स नंबर ऑफ एटम। अभी इतना ज़्यादा ये रूल बोला, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि जैसे SO2 हो गया, SO2 एक कोवैलेंट कंपाउंड है, साथ में बाइनरी भी है क्योंकि 2 तरह के एटम्स हैं, सल्फर और ऑक्सीजन है, और कोई एटम है इसमें नहीं है। तो सबसे पहले लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को लिख दिया सल्फर, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 के लिए मैं कहा था डाई लगेगा, डाइऑक्साइड लिख दिए। इसलिए कार्बन CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि देखो तो C भी नॉन मेटल है, कार्बन भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो सबसे पहले किसको लिखते हैं, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 डाई और ऑक्साइड लिख दिए। आ रही समझ में, प्रीफिक्स तुम्हें कहा था ना IDE देने के लिए अधिकतर बार, ठीक है। IDE हमने उस समय भी दिया था जब हम आयनिक कंपाउंड के बारे में, जब हम कैल्शियम क्लोराइड लिख रहे थे। आ रही बात समझ, N2O5 को क्या लिखेंगे, डाई 2 नाइट्रोजन है ना, तो सबसे पहले 2 डाई नाइट्रोजन, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, नाइट्रोजन जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसको पहले लिख लेते हैं। तो डाई नाइट्रोजन, डाई इसलिए क्योंकि बता रहा हूँ कि इसमें बताना चाहता है कि 2 नाइट्रोजन है और 5 है, 5 ऑक्सीजन है, तो 5 के लिए क्या लिखते थे, पेंट लिखते थे।
5 के लिए क्या लिखते हैं, पेंटा लिखते हैं। तो 5 के लिए क्या है, पेंटा ऑक्साइड लिख दिए, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ते हैं, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, इसका यूपीएक नेम हो गया। SF6 लिखो खुद से, इसको SF6 को खुद से लिखो, PCl3 को खुद से लिखो और CO को खुद से लिखो, जल्दी से लिखो कॉपी पे, वीडियो को पॉज करो। लिख लिया। SF6 को क्या बोलते हैं, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि 6 फ्लोरीन है तो 6 के लिए हेक्सा यूज करते हैं। और फ्लोरीन को बाद में क्यों लिखें, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सल्फर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन से, इसे सल्फर को पहले लिख दिए। PCl3 क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव करने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन जुड़ने की क्षमता। अगर इलेक्ट्रॉन मिले, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन मिले और फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन मिले, तो सबसे जल्दी कौन खींचेगा, फ्लोरीन खींचेगा जल्दी इलेक्ट्रॉन, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसको बहुत ज्यादा जल्दी है खींचने। क्यों, क्योंकि देखो फ्लोरीन के ऑर्बिट में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 7 है, तो बस एक ही चाहिए इसको, फ्लोरीन को जल्दी 2 और 8 बनाना है, तो स्टेबल बन जाएगा फ्लोरीन। किसको कौन सा अधि अटेंड करेगा, नियोन गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेंड कर लेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों ज्यादा होता है, इसके बारे में देखेंगे, ऑक्सीजन स्टेट ये सब क्या होता है। तो SF6 क्या हो गया, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड हो गया। PCl3 को फॉस्फोरिक यहाँ पर PHO होना चाहिए, ठीक है। PCl3 फॉस्फोरिक ट्राइक्लोराइड, क्योंकि 3 क्लोरीन है तो 3 के लिए ट्राई और क्लोराइड, ठीक है। CO को कार्बन मोनोऑक्साइड, क्यों मोनो, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन है ना, तो एक ऑक्सीजन के लिए मोनो लगता है, पता है ना, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना और डेका, ये ना। इसलिए CO को कार्बन ऑक्साइड न लिखे कार्बन मोनोऑक्साइड लिखते हैं। इसको कार्बन ऑक्साइड भी तो लिख सकते थे, नहीं, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड इसलिए लिखते हैं। ये कुछ रूल्स हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने जो बताया ना नेमिंग ऑफ बाइनरी कंपाउंड, उसी तरह नेमिंग ऑफ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स भी है, जिसमें बाइनरी एसिड्स है और ऑक्सा एसिड्स है। इसको तुम खुद देखना, बेसिस है क्योंकि बहुत हार्ड नहीं है, और सॉल्ट्स है, सॉल्ट्स का भी नेमिंग करने के लिए दिया हुआ है बुक में, सॉल्ट्स ऑफ बाइनरी एसिड, सॉल्ट्स ऑफ ऑक्साइड एसिड, ठीक है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा जरूरी हैं सॉल्व करना, बिना उसके कुछ नहीं होगा। तो कैलकुलेट द टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द पॉजिटिव रेडिकल्स एंड नेगेटिव रेडिकल्स रेस्पेक्टिवली इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। क्वेश्चन में केवल, हालांकि ये क्वेश्चन केवल जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें केवल पॉजिटिव चार्ज ऑन द पॉजिटिव रेडिकल कैलकुलेट करने का कहा था, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे एक्सटेंड कर इसमें पॉजिटिव चार्ज ऑन पॉजिटिव रेडिकल्स और नेगेटिव चार्ज ऑन नेगेटिव रेडिकल्स कितने हैं कंपाउंड्स में, उसको कैलकुलेट करने के लिए दिया। तो पहला है कैल्शियम फॉस्फाइड, तो कैल्शियम Ca+2 होता है, तो Ca+2, फॉस्फाइड P-3 होता है, तो P3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्या बन गया, Ca3P2, Ca3P2 बन गया, ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव नंबर ऑफ पॉजिटिव रेडिकल्स, कैलकुलेट द टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितने हो गए कैल्शियम फॉस्फाइड में, ये Ca3 टोटल पॉजिटिव चार्ज कितने हो गए, 3 × +2 हो गया। क्यों, क्योंकि एक कैल्शियम पे +2 का चार्ज है और कैल्शियम फॉस्फाइड में 3 कैल्शियम है Ca3, तो 3 × +2 हो गया, तो कितना हो गया +6। और टोटल नेगेटिव चार्ज तो बिना कैलकुलेट के भी कह सकते हो कितना होगा, -6। क्यों, क्योंकि कैल्शियम फॉस्फाइड एक न्यूट्रल कंपाउंड है, देख रहे हो इस पर पूरे पे कोई चार्ज है क्या, माइनस या प्लस कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस जितना होगा टोटल उतना ही माइनस भी होगा, लेकिन फिर भी कर लो कैलकुलेट, टोटल नेगेटिव चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू 2 × फॉस्फाइड पे कितना का होता है, -3 का चार्ज होता है एक फॉस्फाइड पे, इसमें 2 फॉस्फाइड है, 2 × -3 आ गया -6, ये हमारा आंसर, ये भी हमारा आंसर। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज इन कैल्शियम, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन पॉजिटिव रेडिकल्स इन कैल्शियम फॉस्फाइड इज +6 एंड टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन नेगेटिव रेडिकल्स इन कैल्शियम फॉस्फाइड इज -6। सेकंड, मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम Mg+2 होता है, तो Mg+2, नाइट्रेट को NO3- लिखते हैं, तो ये 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बच आ जाएगा, MgNO3, और इसको पैरेंथेसिस में NO3 को लिख देते हैं और 2, क्यों, क्योंकि NO3 एक पॉलीएटॉमिक एटम है ना, सॉरी पॉलीएटॉमिक एटम बोले, पॉलीएटॉमिक है ना, पॉलीएटॉमिक सब्सटेंस है ना, या कंपाउंड है, जो भी हो,
तो पहले से तो ये खुद ही कंपाउंड है, उसका फिर किसी और एलिमेंट के साथ मिलके और कंपाउंड बना रहे हो तो पैरेंथेसिस देते हैं। मैंने बताया था मोलेकुलर फॉर्मूला में कि पॉलीएटॉमिक कंपाउंड को, तो MgNO3 का होल टू पढ़ते हैं या जो भी पढ़ना हो इसको, ठीक है। तो अब इसमें क्या करूंगा मैं, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव, तो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज TPC, ठीक है, कितना हो जाएगा। तो Mg कितना है, इसमें प्लस है ना, कहाँ से प्लस चार्ज आएगा, केवल Mg से आएगा ना, और Mg पर हर एक Mg पे कितना का चार्ज है, +2 का चार्ज है ना, ये नहीं कि +1 का लिख के बैठ जाना, तो +2 इंटू, और एक ही Mg है तो टोटल कितना होगा, +2 चार्ज। टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज TNC, ठीक है, टोटल नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू, देखो तो NO3 पर एक पॉजिटिव, एक NO3 पर -1 का चार्ज होता है, क्योंकि नाइट्रेट का वैलेंसी -1 है ना, होता है ना, एक मोनोवैलेंट कंपाउंड है ना नाइट्रेट, -1 का चार्ज होता है, तो -1 इंटू कितना NO3 है, मैग्नीशियम नाइट्रेट में 2 है, तो 2 -2, और आना भी चाहिए, जितना प्लस उतना माइनस, क्योंकि ये देख रहे हो एक न्यूट्रल कंपाउंड है जिस पर कोई चार्ज नहीं है, ये आयन नहीं है, ये ऐसा कंपाउंड जो ग्राउंड स्टेट में है, जो न्यूट्रल है, तो ये हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन पॉजिटिव रेडिकल इन मैग्नीशियम नाइट्रेट इज +2 एंड टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन नेगेटिव रेडिकल इन मैग्नीशियम नाइट्रेट -2, ये दो आंसर हो गया। जिंक सल्फाइड, जिंक +2 होता है और सल्फाइड -2, S-2, तो S-2 को यहाँ लिख दिया, दोनों को कर दो, तो क्या आ गया, Zn2S2। लेकिन ये Zn2S2 का मतलब तो यही होता है ना कि हमने दो अथी लिया है ZnS का, ZnS का 2 अथी लेंगे, 2 कंपाउंड लेंगे, तभी तो Zn2S2 बनेगा। देखो ना 2 कॉमन ले लिए बाहर, ठीक है, इसका मतलब ZnS ही है ये, ठीक है, ZnS प्लस ZnS मिला है हमें, तो ये सबसे सिंपल है ना, इसमें ZnS में, इसका मतलब जिंक सल्फाइड हमारा और कुछ नहीं बल्कि ZnS ही है, ठीक है। अरे बात समझ में, हर बार जब भी वो मिल रहा है तो 2 ZnS के क्या बन रहे हैं, कंपाउंड बन रहे हैं, तो ZnS इसको लिखते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा इस पर, ZnS में कितना पॉजिटिव चार्ज है, कहाँ से आएगा, जिंक से आएगा, ठीक है, जिंक कितना है, 1 ही है, तो +2 इंटू 1 इज इक्वल टू +2, और टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा, -2 इंटू 1, क्योंकि सल्फाइड पे -2 का चार्ज है और एक ही सल्फाइड है, तो कितना हो जाएगा, -2, दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं सोडियम जिंकेट पे, तो सोडियम का Na+1 होता है, तो Na+1 नीचे लिख दिए, और जिंकेट ZnO2 -2 होता है जिंकेट का, ठीक है, ये एक पॉलीएटॉमिक कंपाउंड है, तो -2, तो 2 यहाँ लिख दिए, ठीक है, -2 है ना, तो -2, इसको दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो क्या मिला हमें, Na2ZnO2 मिला। तो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन पॉजिटिव रेडिकल्स इन सोडियम जिंकेट कितना हो जाएगा, तो Na पे +1 का चार्ज होता है, और कितना Na है, 2 है, 2 Na है, 2 Na का आइटम से 2 सोडियम का आइटम है, ठीक है। हर एक सोडियम जिंकेट मॉलिक्यूल में कितने सोडियम आइटम है, 2 सोडियम आइटम है, और जिंकेट कितने हैं, एक जिंकेट का आइटम है, ठीक है। ये 2:1 का रेशियो देख रहे हो, अरे समझ में पहले भी बताया था, तो ये +1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है। टोटल नेगेटिव चार्ज TNC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ZnO2 नेगेटिव चार्ज तो ZnO2 से ही आएगा ना, और हर ZnO2 पर कितना का चार्ज होता है, -2 का, और कितने ZnO2 है, केवल एक ही है ना, तो -2 इंटू 1 -2, ये दोनों आ गया। बाकी बहुत सारे कंपाउंड है, तुम उसको बना सकते हो, पॉजिटिव टोटल कितना आएगा, NaCO3 का बनाओ, MgCO3 का बनाओ, CaCO3 का बनाओ, NaNO3 का बनाओ, देखो इन लोग पर की क्या है चार्जेस, और भी बहुत सारे। इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना है, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, इसको निकालो। अब आते हैं एक अच्छा सा क्वेश्चन है, एन ऑक्सा एसिड कंटेन 3 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। ऑक्सा एसिड जिसमें ऑक्सीजन हो, ऐसा एसिड जिसमें ऑक्सीजन हो, ऐसा एसिड का और क्या डिफिनेशन होता है, सबसे सिंपल तो यही है, अगर कोई स्टैंडर्ड डिफिनेशन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना। ऐसे इसमें कोई खास अच्छी नहीं है, इसमें जो तुम्हारे बुक में हो वो ऑक्सा एसिड को कैसे नेमिंग करते हैं इसके बारे में ज़्यादा बताएगा। ऑक्सा एसिड क्या विभिन्न प्रकार या उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें ऑक्सीजन स्टेट कितना है, वो ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया गया, ठीक है।
तो एन ऑक्सा एसिड कंटेन 3 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 फॉस्फोरस एटम एंड 4 ऑक्सीजन एटम्स। तो पक्का है कि ऑक्सा एसिड क्या है, उस ऑक्सा एसिड में 3 हाइड्रोजन एटम्स है। तो H3 H पहले क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना H, ठीक है। H3 और 1 फॉस्फोरस है तो H3P और 4 ऑक्सीजन है तो H3PO4 हो गया, ठीक है। ठीक है, आ रही बात समझ में, ठीक है। तो हमारा यही ऑक्सा एसिड है जिसके बारे में क्वेश्चन में बात की जा रही है और इसका नाम क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड आगे जाके तुमको इसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है और फॉस्फोरस का और भी जो डिफरेंट ऑक्सा एसिड्स है उनमें और फॉस्फोरस का क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आगे जाके। इनका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बॉन्ड्स बनाते हैं, लेकिन अभी 8 क्लास के लेवल में ये भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये सिंपली पहला का आंसर आ गया ए का, कि ये क्या है, फॉस्फोरिक एसिड है, H3PO4 है। पहले ऑक्सीजन को क्यों नहीं लिखें, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना हाइड्रोजन की तुलना में, तो बाद में ही उसको हम लोग लिखते हैं, है ना, सिंबल के तौर पे, ठीक है। हम लोग इसको चीज़ को देख भी चुके हैं कितनी बार, MgCl2, ठीक है। देखो ना Cl2 देख रहे हो, इसमें क्लोरीन बाद में लिया जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है काफ़ी ज़्यादा। पहले मेटल्स को ले लेते हैं, अगर मेटल्स नहीं है तो दो नॉन मेटल्स मिलके बना रहे हैं तो पहले वैसे ही नॉन मेटल्स को लेते हैं जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। इसका कॉमन फॉस्फोरिक एसिड है। दूसरा में नेम द डिफरेंट सॉल्ट्स डेट कैन बी फॉर्म्ड बाय द एसिड ऑन द रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर इसका रिएक्शन H3PO4 का रिएक्शन किससे कराया जाए, NaH से कराया जाए तो ये एसिड बेस रिएक्शन होगा ना। क्यों, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन है वो क्या है, हाइड्रोजन जो है इसमें वो क्या है, एसिडिक है। इसमें जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक कैरेक्टर में है, ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर। तो यहाँ पर एसिड प्लस बेस का रिएक्शन होगा तो सॉल्ट मिलेगा और प्लस वाटर मिलेगा, वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो कौन कौन से इसमें हमें सॉल्ट मिलेंगे, क्योंकि एक तो हो गया कि अगर हम NaOH को एक्सेस में ले लें, NaOH को क्या लें, एक्सेस में ले लें, बहुत ज़्यादा मात्रा में ले लें, तो Na क्या करेगा, तीनों के तीनों हाइड्रोजन को उड़ा देगा। यहाँ से उड़ा देने का मतलब ये मत समझना क्या होगा कि ये तीनों खत्म, मतलब होगा ये, देखो ऐसे होता है। चलो बताता हूँ तुमको एक चीज़, अगर हम एक्सेस में लेते हैं तो ये सॉल्ट कैसा बनेगा, NaPO क्या बनेगा, अगर हम एक्सेस मिलते हैं तो क्या बनेगा, Na3PO4 और प्लस H2O, ठीक है। क्यों, देखो तो एक चीज बताओ, 3 टाइम्स H2O लिख दो, 3 टाइम्स 3NOH, ठीक है। अब रिएक्शन बैलेंस है। होता क्या है कि अगर भारी मात्रा में तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले लो, ठीक है, तो यहाँ पर OH की संख्या ज्यादा है तो ये क्या करेगा, हर एक फॉस्फोरिक एसिड के मॉलिक्यूल से, ठीक है, हर एक फॉस्फोरिक एसिड के मॉलिक्यूल से 3 सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे कि तभी ना जाके एक OH और प्लस H यही ना जाके H2O बनाते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 OH है, तो 3 रिएक्शन होंगे, OH प्लस H तो 3 H2O बनाएंगे, फिर OH प्लस H H2O बनाएंगे तो 3 H2O आएगा। देखो तो यही ना 3 H2O आया है। यहाँ पर क्या हुआ है बच्चे, ये देखो, ये चीज मैं बता रहा हूँ, ये चीज, ठीक है। 3 OH है, 3 H है, तो 3 वाटर का मॉलिक्यूल मिला, ठीक है। ये एक्सेस में लिया हूं तब ऐसा बनता है, तो ये क्या बना, Na3PO4, ठीक है, Na3PO4। इसको सोडियम फॉस्फेट भी कहते हैं। तो एक सॉल्ट तो ये बनेगा सोडियम फॉस्फेट, लेकिन क्या यही बनेगा क्या, केवल सोडियम फॉस्फेट ही बनेगा, नहीं। एक चीज ये देखो कि अगर यहाँ पर केवल 2 NaOH ही ले हम लोग, ठीक है, 2 NaOH यानी सोडियम का केवल 2 मॉलिक्यूल ही ले, ठीक है, मतलब तो क्या होगा, 2 ही OH है लेकिन यहाँ 3 हाइड्रोजन है, इसका मतलब एक हाइड्रोजन वहीं का वहीं रह जाएगा, ठीक है। और बाकी कौन रिप्लेस हो गया, यहाँ हाइड्रोजन की जगह कौन आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा। ऑब्वियस है, यहाँ पर H3PO4 की जगह Na3PO4 बन जाएगा और बाकी वाटर निकल जाएगा, क्योंकि ये एसिड बेस रिएक्शन है। अभी H3PO4 यानी फॉस्फोरिक एसिड में हम लोग क्या डालेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और 2 मॉलिक्यूल लेंगे, हर एक फॉस्फोरिक एसिड के मॉलिक्यूल को 2 मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिक्स करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ तो 3 हाइड्रोजन
अथी होने के तैयार है, लेकिन यहाँ पर तो 2 ही OH है, तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ बच जाएगा और 2 Na आ जाएगा, NaHPO4 आ जाएगा और प्लस 2 टाइम्स H2 आ जाएगा। ठीक है, 2 टाइम्स H2 आ जाएगा, 3 3 और 2 5। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस भी है, देख लो। अरे बस में यहाँ एक फॉस्फोरिक एसिड के साथ 3 हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड मोलिक्यूल्स को लिया था, यहाँ एक फॉस्फोरिक मोलिक्यूल के साथ 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड मोलिक्यूल को लिया, तो हमें NaHPO4 मिला। और इसको क्या पढ़ते हैं, NaHPO4 को Na2 हो जाएगा, सॉरी Na2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन निकला ना, तो 2 Na इससे जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन जिसका 10 बच गया, 3 हाइड्रोजन थे H3PO4 में। इसको क्या पढ़ते हैं, Na2HPO4 को क्या पढ़ते हैं, सोडियम बाइफॉस्फेट, फॉस्फेट। और अगर H3PO4 एक मॉलिक्यूल फॉस्फोरिक एसिड को केवल एक मॉलिक्यूल NaOH से मिलाएंगे तो क्या होगा, यहाँ तो केवल एक ही OH है, तो केवल यहाँ के केवल एक ही हाइड्रोजन को ले जाकर वाटर बना देगा। आ रही बात समझ में, ठीक। तो यहाँ पर क्या बनेगा, NaH2PO4, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन यहाँ से निकला तो एक ही Na यहाँ पर जुड़ा और प्लस H2O। बैलेंस है रिएक्शन, अभी तो रिएक्शन H2 2 2 4, हाँ बैलेंस है, देख रहे हो। तो इसको क्या पढ़ते हैं आप, सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। तो 3 तरह के सॉल्ट मिलेंगे, आई बात समझ में। अगर तुम ऐसे भी रिएक्शन में डालोगे ना तो 3 तरह के सॉल्ट मिलेंगे, एक सोडियम फॉस्फेट मिलेगा, एक सोडियम बाइफॉस्फेट मिलेगा और एक सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट मिलेगा। और क्यों मिलेगा मैंने दिखा भी दिया, ठीक है। और कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ द एबव सॉल्ट, तो इन सभी सॉल्ट्स का Na3PO4 का मोलिकुलर मास निकालना है और इसका भी मोलिकुलर मास निकालना हो, इसका भी मोलिकुलर। तो ये तो आसान है ना, क्योंकि मोलिकुलर मास और कुछ नहीं होता बल्कि उसके अंदर जो एटम्स होते हैं, फॉर फाइंडिंग द मोलिकुलर वेट वी हैव टू ऐड द एटॉमिक वेट ऑफ द एटम्स विच प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल। तो हम लोग इसको कर देंगे, यहाँ पर 23 × 3 प्लस फॉस्फोरस का कितना होता है 30, 23 × 3 प्लस 30 प्लस 4 × 16, ऐसा करके इसको कर देंगे, इसको कर लेंगे, इसको करेंगे। तो तीनों का निकालो और मुझे बताओ कितना आएगा मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तीनों का निकालो, अरे बस समझ में, अच्छा सा क्वेश्चन था। द वैलेंसी ऑफ ए मेटल M is 2 and its atomic weight is 24. कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ सल्फाइड। तो ये तो आसान है, किसी मेटल का वैलेंसी 2 है, उसका एटॉमिक वेट, तो ये तो साफ दिखा कि वो मेटल और कोई नहीं बल्कि मैग्नीशियम है, क्योंकि मैग्नीशियम का ही एटॉमिक वेट 24 होता है और मैग्नीशियम अधिकतर Mg+2 ही बनाता है। लेकिन चलो इसको ऐसे ही रहने दो। तो कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ सल्फाइड, तो सल्फाइड के लिए तो Mg+2 और सल्फाइड S है, सल्फाइड क्या हो गया S, सल्फाइड का SO3, यही ना सल्फाइड, तो SO3 और कितना होता है हमारा सल्फाइड के लिए तुमको SO3 -2 हो जाएगा, ठीक है। तो -2 तो क्या हो जाएगा MgSO3 हो जाएगा, इसका मोलिकुलर मास निकल जाएगा अब। और फिर तुम्हारा Mg क्लोराइड है ना, तो क्लोराइड क्या हो जाएगा Cl होता है, Cl -1 और ये +2, ये क्या दे देगा हमको MgCl2 दे देगा। इसका मोलिकुलर मास निकाल लोगे। और फिर उसके बाद क्या पूछा है कि मैग्नीशियम उसका क्लोरेट, तो क्लोरेट क्या होता है ClO3 -1 और ये +2, तो इसको कर दोगे तो कितना बन जाएगा ये Mg और ClO3 का होल 2, पैरेंथेसिस में ClO3 को रखो और 2, इसका मोलिकुलर मास निकल जाएगा। तीनों का मोलिकुलर मास निकाल के मुझे बताओ, ठीक है। क्योंकि मोलिकुलर मास और कुछ नहीं होता है बल्कि मास ऑफ द एटम्स, molecular weight is the sum of the atoms, sum of the atomic weight of the atoms present in that molecule, ठीक है। ये तीनों का निकाल के दिखाओ। इसमें और कुछ नहीं करना था, फॉर्मूला तुम्हें आता है कि नहीं, सल्फाइड का मतलब, ठीक है, ये चीज तुम्हारा था। चलो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे अहेड। आगे हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलो ठीक है।